हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। आज जिस चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 3, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, before starting the video, I would ask you to follow me either on Instagram or Twitter, wherever you want to, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सो दैट यू विल गेट ऑल द कंटेंट। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। Okay, as usual, first of all, you have to read the whole chapter as well as you need to focus on all the terms that are given in your book, क्योंकि वो सारी terms important हैं, वो independently भी आ सकती हैं 2 मार्क के questions में और किसी question के साथ attach होके भी आ सकती हैं, तो वो सारी terms important हैं and it's good if you write them in bookish language, वहाँ chances ज़्यादा होते हैं full marks score करने के, ठीक है। तो ये सारे आपके chapter 3 के topics हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। देन जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है द नर्वस सिस्टम। थर्ड है द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर है आपका एनकल्चुरेशन, सोशलाइजेशन एंड एकल्चुरेशन, ठीक है। तो अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जिनके ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। वैसे आप टोटली इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड मत होना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे, बट इनके चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस। फाइन। सो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से। नर्व इम्पल्स पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप नर्व्स के बारे में बताओगे। नर्व्स क्या होती है? बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में इसके बहुत सारे बंडल्स हैं, अनलिमिटेड हैं, तो उन बंडल्स को हम नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। और जो नर्व्स होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व। तो जो सेंसरी नर्व होती है उसे हम एफरेंट बोलते हैं और जो मोटर नर्व होती है उसे हम एफरेंट बोलते हैं। तो दोनों की जो स्पेलिंग है वो सेम है, बस ए और ई का डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें आप नर्व इम्पल्स को मतलब नर्व इम्पल्स के बारे में बताओगे। नर्व इम्पल्स क्या होता है? इन्फॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स इन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। इसमें आप नर्व पोटेंशियल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है तो उस जगह का इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है, उसको हम नर्व पोटेंशियल बोलते हैं। फाइन, तो आप ऐसे करके अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। देन जो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है वो बनता है न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, ठीक है। ये जो वर्ड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? जब एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसफर होता है तो वो केमिकल में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो आता है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, गिव स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये आपकी बुक में पेज 47 पे फिगर 3.3 में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसमें आपसे इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये बताओगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। एक तो ये नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक काम करता है, आपकी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए जिन फंक्शंस की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी में वो ये ऑटोमेटिकली करता है, जिनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ब्रीथिंग हो गई, सांस लेना हो गया, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके बाद जो आपके मुंह में सलाइवा बनता है जिससे आप खाना डाइजेस्ट कर पाते हो, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जो डाइजेशन होती है स्टमक में, तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिकली करता है ये। फिर इसके अंदर 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो आपको इन दोनों के भी फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये हमें रिलैक्स करने के लिए तैयार करता है। फाइन। देन शॉर्ट नोट्स में सेरिबेलम पे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है इसका। तो सेरिबेलम जो है हमारा ब्रेन का एक पार्ट है। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। तो जो सेरिबेलम है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये साइज में सेरिब्रम से छोटा है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम एक ऐसा पार्ट है जिससे आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है, आपके हाथों और पैरों की जो मसल्स की जो मतलब मूवमेंट जो बैलेंस वे में होती है, आप चल पाते हो, गिरते नहीं हो चलते चलते, आप साइकिल चला लेते हो, तो वो जो बैलेंस आपकी बॉडी बना लेती है, इक्विलिब्रियम बना लेती है, वो सेरिबेलम की वजह से है। फाइन, तो आप ऐसे करके इसके फंक्शंस लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो इस टॉपिक की वीडियो आपको पार्ट 5 में मिल जाएगी, डू फॉलो दैट वीडियो, वहाँ आपको इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। फाइन। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम से। इसमें थायराइड ग्लैंड पे आपका क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आप इस ग्लैंड के बारे में बताएंगे, ठीक है, ये वही है जो हमारे गले में होता है और इसके फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं, जैसे मसल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट, बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वो किस रेट पे होंगे, उसको मतलब टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और क्योंकि मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है तो टेम्परेचर भी फास्ट हो जाता है, और एपेटाइट, भूख को भी कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, ठीक है, और जिसकी बॉडी में ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, मेटाबॉलिक रेट कम या ज़्यादा, भूख कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन पे। फाइन, तो ये क्या चीज़ है, ये दो हॉर्मोन्स हैं रिलीज बाय एड्रिनल मेड्यूला। तो ये क्या करते हैं, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आप फेस करते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो दो तरीके से रिएक्ट करती है, या तो फाइट करने के लिए तैयार होती है या फिर फ्लाइट मतलब भागने के लिए तैयार होती है। तो दोनों ही केस में आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपको ये दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो दो हॉर्मोन्स ये हैं एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं और नोर एपिनेफ्रिन को हम नोर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। फाइन, तो ये दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी को कैसे तैयार करते हैं, जैसे आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो पूरा आपके हाथ और पैरों की तरफ जाता है, क्योंकि उस टाइम आपके हाथ और पैरों को तैयार होना होता है आइदर लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। उसके बाद क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है उस सिचुएशन के लिए, और जो स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाता है या बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। फाइन, तो ऐसे करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है एनकल्चरेशन पे और एक क्वेश्चन बनता है आपका सोशलाइजेशन पे। सो एनकल्चरेशन क्या होता है, एनकल्चरेशन का मतलब होता है जब हम अपने कल्चर के अंदर एंगेज होते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि कोई डायरेक्ट या डेलिबरेटली आपको सिखा नहीं रहा, आप बड़े हो रहे हो एक फैमिली में, उस फैमिली में जो जो चीज़ें होती हैं आप वो देख के उसको सीख रहे हो, तो वो एनकल्चरेशन है। आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह के आसपास कुछ चीज़ें होती हैं, उसको देख के आप सीख रहे हो, जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वो एनकल्चरेशन है, जहाँ पे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं सिखा रहा है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, ये कोई सिखा नहीं रहा है, लेकिन वो आपको आ जाती है क्योंकि आप वो चीज़ें देखते देखते बड़े होते हो। फाइन, सोशलाइजेशन में क्या होता है, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन। जब हम सोसाइटी का अच्छा मेंबर बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा मेंबर का यहाँ पे मतलब है कि हम किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, जिसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, जो सब लोग करते हैं, जो सबको देख के अच्छा लगता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह के बिहेवियर को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन जो है ये देख के करी जाती है, बातचीत करके करी जाती है, लोगों के बीच में रह के करी जाती है। सोशलाइजेशन करने के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप कहीं और रह के कहीं और की सोशलाइजेशन नहीं सीख सकते, ठीक है। ये लाइफ स्पैन लर्निंग होती है, आपकी लाइफ टाइम तक होती रहती है। पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हो, फिर जब बड़े होते हो तो और एडवांस चीज़ें आती हैं, फिर धीरे धीरे आप जितना एक्सपोज होते हो अलग अलग जगह पे उतना ज़्यादा सोशलाइजेशन करते हो, उतना ज़्यादा सीखते हो उन जगहों के बारे में। फाइन,
तो एनकल्चरेशन पे इंडिपेंडेंटली भी आपका क्वेश्चन आ सकता है और सोशलाइजेशन पे भी आपका इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन दोनों को मिला के आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से आ सकता है वो है ए कल्चरेशन पे। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए कल्चरेशन एंड डिस्कस द ए कल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज। तो इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ए कल्चरेशन होता क्या है, और उसके बाद में आपको ये 4 स्ट्रैटेजीज मेंशन करनी है। जैसे ए कल्चरेशन में क्या होता है, जब हम किसी दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं और हमारी सीखी हुई जो चीज़ें हैं हमारे कल्चर से उसमें चेंजेस आने लगते हैं, तो उसे हम ए कल्चरेशन बोलते हैं। फाइन। ओके, सो सब्जेक्टिव लेवल पे ए कल्चरेशन एटीट्यूड चेक करने के लिए ये 4 चीज़ें दी हैं। ठीक है, 4 तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी का ए कल्चरेशन एटीट्यूड। जैसे सबसे पहले है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, बोथ कल्चर्स आर एक्सेप्टेड। अगर कोई अपने कल्चर के साथ साथ दूसरा कल्चर भी सीखे और दोनों को साथ लेकर चले। देन नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, अदर कल्चर इज एक्सेप्टेड। अपना कल्चर टोटली रिजेक्ट कर देना और जो नया कल्चर सीखा है उसको टोटली एक्सेप्ट कर लेना। देन थर्ड है आपका सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, ओनली आर कल्चर इज एक्सेप्टेड। दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, अपने कल्चर को ही अपने पास मेंटेन रखते हैं। देन लास्ट है मार्जिनलाइजेशन, अनडिसाइडेड स्ट्रेसफुल। मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है हमेशा कि अपना कल्चर एक्सेप्ट करें कि बाहर का कल्चर एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट। होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, मतलब इन क्वेश्चंस को जो मैंने आंसर किया है वो शॉर्ट में किया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो देन डू फॉलो माय वीडियोस, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।